जय हिंद, नमस्कार। मैं चंदन अखिलेश पांडे आपके अपने YouTube चैनल 5 जन्य फॉर ऑल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सामाजिक विषय की इस यात्रा में आज एक विशेष विषय वस्तु, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत के वायसराय यानी द वायसराय ऑफ इंडिया पे चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि वायसराय कौन कौन वायसराय कब कब हमारे भारत पे आए, हमारे ऊपर शासन किया और उनके शासन काल के दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान कौन कौन सी घटनाएं हमारे भारत में हुई। हालांकि इनमें से अधिकतर लोग वायसराय शब्द को देखे होंगे, सुने होंगे, क्योंकि यह शब्द 1857 की क्रांति के बाद हमारे भारत में आता है। हमने पूर्व के वीडियो में आपको बता दिया है कि 16वीं शताब्दी में अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे। 1600 से लेकर के 1773 के बीच व्यवहारिक रूप से हमारे ऊपर उन्होंने व्यापार किया और 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट आता है। जो बंगाल का गवर्नर होता है वो गवर्नर जनरल बनता है और वही गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के बाद वायसराय का रूप लेता है। यानी भारत का वायसराय का मतलब वही गवर्नर जनरल जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सुपीरियर रिप्रेजेंटेटिव होता था। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल समाप्त होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया जाता है और 1857, जैसा कि आपने सुना होगा, मंगल पांडे के द्वारा प्रारंभ की गई वो क्रांति, जिसे विनायक दामोदर सावरकर जी ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। और उस संग्राम के बाद अंग्रेजों के मन में भारतीय समाज के प्रति डर पैदा होता है और उसी डर ने एक बहुत बड़ा संवैधानिक बदलाव भारतीय समाज में करता है। यानी 1857 की क्रांति के बाद जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी भारत में गवर्नर जनरल के रूप में काम करता था, वही गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के बाद वायसराय के रूप में भारतीय समाज में काम करने लगा। यानी ये वायसराय भारतीय गवर्नर जनरल जो थे उन्हीं का यह एक परिष्कृत नाम है, उन्हीं का संशोधित नाम है। 1857 की क्रांति के बाद एक विशेष अधिनियम भारत आता है और उस विशेष अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनीज के पावर ब्रिटिश क्राउन के हाथों ट्रांसफर होते हैं और ब्रिटिश ताज का शासन जब भारत में प्रारंभ होता है तो गवर्नर जनरल वायसराय बनते हैं। और पहला वायसराय का नाम आता है लॉर्ड कैनिंग का। ये लॉर्ड कैनिंग 1856 में भारत आते हैं। इनका कार्यकाल 1862 में समाप्त होता है और 1857 की जो क्रांति थी वह क्रांति भी लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल में होती है। 1857 की क्रांति का बायोग्राफी भी आपका यह चैनल प्रसारित करेगा। 1857 की क्रांति के बाद बहुत बड़े बदलाव हमारे भारतीय समाज में देखने को मिले और उस बदलाव के क्रम में गवर्नर जनरल अब वायसराय हो गया और पहले वायसराय बनने वाले लॉर्ड कैनिंग थे। हालांकि जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही थे। विद्रोह के बाद विशेष अधिनियम आया, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति ब्रिटिश क्राउन में गई, गवर्नर जनरल वायसराय हो गया और पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग का नाम आता है। और इनके कार्यकाल के दौरान जो घटनाएं घटती हैं, तो पहली घटना घटती है रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का महासंग्राम भी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में होता है। साथ ही साथ स्टेबलाइज्ड यूनिवर्सिटीज इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, जो भारत के 3 प्रेसिडेंसी थे, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, इन तीनों प्रेसिडेंसीज में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महाविद्यालय की स्थापना भी लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल में होती है। इंट्रोडक्शन ऑफ नोट, इकोनॉमिकल रिफॉर्म यानी आर्थिक सुधार को ध्यान में रखते हुए देश में, समाज में रुपए का प्रचलन यानी नोट का प्रचलन भी लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल में होता है। साथ ही साथ इकोनॉमिकल रिफॉर्म, आर्थिक सुधार भी होता है। आप देख रहे हैं आईटी यानी इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन भी लॉर्ड कैनिंग के ही जमाने में होता है, लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल में होता है। यह इनकम टैक्स, हम जब इकोनॉमिक्स के वीडियोस आपका यह चैनल प्रसारित करेगा तो हम उसमें देखेंगे कि यह टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है। और साथ ही साथ लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल में WRM एक्ट इन 1856, विडो रीमैरेज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह, जो 1856 में पारित होता है और यह विडो रीमैरेज एक्ट भी लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल में भारत में लागू होता है। साथ ही साथ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, जिसके दौरान भारत में
दंडात्मक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से काम करती है। यह आईपीसी भी 1861 में लागू होता है और कार्यकाल लॉर्ड कैनिंग का ही होता है। तो लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। दूसरे नंबर पे यानी लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1862 में समाप्त होता है। दूसरे नंबर पे लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट हमारे भारत में वायसराय बन के आते हैं, 1862 में आते हैं और 1863 में ही इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। महज 1 सालों के कार्यकाल में एक घटना घटती है जिसमें फेडरल कोर्ट को इंट्रोड्यूस एल्गिन के द्वारा किया जाता है, यानी एक सर्वोच्च न्यायालय जो कलकत्ता में था, उस सर्वोच्च न्यायालय के अधीन संघीय न्यायालय का सूत्रपात भी लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में ही होता है, यानी हाई कोर्ट्स की स्थापना लॉर्ड एल्गिन करके जाते हैं। तीसरे नंबर पे नाम आता है सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस जो 1864 में भारत आते हैं, 1864 से इनका कार्यकाल प्रारंभ होता है, 1868 तक इनका कार्यकाल होता है। और सर जॉन लॉरेंस के यदि इवेंट को देखा जाए तो लॉन्च टेलीग्राफ सर्विस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। टेलीग्राफ सेवा जो तार सेवा थी, हमारे संचार का एक माध्यम हुआ करती थी, उस तार सेवा को, टेलीग्राफ सर्विस को भारत और यूरोप के मध्य जोड़ने का काम सर जॉन लॉरेंस करते हैं, जिससे संचार क्रांति उत्पन्न होती है, संचार के क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास होता है। चौथे नंबर पे लॉर्ड मेयो का नाम आता है। लॉर्ड मेयो जो 1869 में भारत के वायसराय बनते हैं, इनका कार्यकाल 1872 तक चलता है। और लॉर्ड मेयो के दौरान यदि घटनाओं पे का जिक्र किया जाए तो सेंसस 1871 में पहली बार जनगणना होती है। हालांकि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो जनगणना हुई थी वो जनगणना औपचारिक जनगणना थी, यानी वो ऑफिशियल सेंसस नहीं माना जाता है। जनगणना की शुरुआत हुई थी और लॉर्ड मेयो के ही कार्यकाल में 1872 में एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी कृषि विभाग की भी स्थापना की गई थी, ताकि कृषि को आधुनिक रूप दिया जाए, अधिक से अधिक कर कृषि के माध्यम से वसूला जाए। पांचवें नंबर पर भारत का वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक बनकर के आते हैं, जिनका कार्यकाल 1872 से प्रारंभ होता है। 1876 तक ये भारत के वायसराय बने रहते हैं। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक की घटनाओं पर यदि जिक्र किया जाए तो इनकी एकमात्र घटना बिहार फेमेन्स इन 1874, 1874 में बिहार में उत्पन्न हुई एक ऐतिहासिक अकाल लॉर्ड नॉर्थब्रुक के ही कार्यकाल में आती है। छठवें नंबर पे लॉर्ड लीटन हमारे भारत के वायसराय बनते हैं। लॉर्ड लीटन का कार्यकाल 1876 से प्रारंभ होता है। 1880 तक लॉर्ड लीटन भारत में वायसराय के पद पर काबिज रहते हैं। और लॉर्ड लीटन की यदि घटनाओं पे जिक्र किया जाए तो लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में इंपोज किया था, यानी यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ही था जो भारतीय समाज में भारतीय भाषाओं को कुंठित करने का काम, इनकी आवाज को दबाने का काम करता था। और यह एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ब्लैक एक्ट था जो 1878 में इंपोज हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के ही जमाने में आया था। साथ ही साथ IAA 1878 इंडियन आर्म्स एक्ट, भारतीय शस्त्र अधिनियम भी 1878 में लॉर्ड लीटन के ही जमाने में आया था, लॉर्ड लीटन के ही कार्यकाल में आया था। इंडियन आर्म्स एक्ट यानी यदि आपको शस्त्र लेना है तो शस्त्र लेने से पहले आपको शस्त्र का लाइसेंस बनवाना होगा, यानी शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत 1878 में भारत में हुई थी और इसके जनक, इसको प्रारंभ करने वाले वायसराय लीटन ही थे। सातवें नंबर पे नाम आता है लॉर्ड रिपन का। लॉर्ड रिपन 1880 में भारत में वायसराय बनकर के आते हैं। 1884 यानी 4 सालों का इनका कार्यकाल होता है। और लॉर्ड रिपन जैसे ही भारत में आते हैं, ऑफिशियल सेंसस इन 1881, भारत में ऑफिशियल सेंसस यानी एक वैचारिक जनगणना, एक आधिकारिक जनगणना, एक संवैधानिक जनगणना जो 1881 में होती है, वह लॉर्ड रिपन के ही कार्यकाल में होती है। यानी भारत में ऑफिशियल जनगणना की शुरुआत 1881 में होती है और यह 1881 में जब होती है उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन थे। इसके साथ ही साथ रिमूव साल्ट टैक्स, रिपन चूंकि उदारवादी वायसराय थे और अपनी उदारता को सिद्ध करते हुए उन्होंने जो प्रेसिडेंसी में साल्ट टैक्स लगता था उस साल्ट टैक्स को हटाया।
साथ ही साथ फैक्ट्री एक्ट इंप्लीमेंट किया ताकि फैक्ट्री वर्कर्स के लाइविंग और वर्किंग कंडीशन को सुव्यवस्थित किया जा सके। रिमूव वीपीए म्यूनिसिपैलिटीज यानी वीपीए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लगाने का काम लिट्टन करके गए थे, लेकिन रिपन जैसे ही आते हैं भारतीय भाषा को, भारतीय समाज की आवाज को उठाने का काम लॉर्ड रिपन करते हैं और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर जो प्रतिबंध लगता है प्रेस पे, उस प्रतिबंध को हटा दिया जाता है। और साथ ही साथ म्यूनिसिपैलिटीज यानी नगरीय क्षेत्रों की साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर पालिका की स्थापना भी लॉर्ड रिपन के ही कार्यकाल से प्रारंभ होती है। अगले क्रम में यानी 8वें वायसराय के रूप में भारत में लॉर्ड डफरिन आते हैं। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से प्रारंभ होता है। 1888 तक भारत में वायसराय के पद पर बने रहते हैं। और लॉर्ड डफरिन की यदि बात की जाए तो लॉर्ड डफरिन ही वो वायसराय थे जिनके कार्यकाल में भारत की पहली राजनीतिक पार्टी, जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का नाम दिया जाता है, यह आईएनसी का गठन भी 1885 में डफरिन के ही कार्यकाल में होता है। आईएनसी के साथ साथ टेनेंसी एक्ट 1887, यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट टेनेंसी एक्ट है, जिस एक्ट के तहत जमींदार जो किसानों से पीजेंट से जमीन छीन लेते थे, उस अधिग्रहण को रोकने का काम यह टेनेंसी एक्ट करता है। 1887 में लगने वाला यह टेनेंसी एक्ट डफरिन के कार्यकाल में ही लगता है। साथ ही साथ लेडी डफरिन फंड भारतीय समाज में भारतीय नारियों की दशा और दिशा को मजबूत करने के लिए, चूंकि हमारी संस्कृति रही है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय समाज में महिलाओं की उन्नति के लिए लेडी डफरिन फंड की भी व्यवस्था डफरिन के कार्यकाल में होता है, ताकि वुमेन इंपावरमेंट, नारी को सशक्त किया जा सके। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी गठन होता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज यानी प्रयागराज, जो आज का प्रयागराज है, उस प्रयागराज को इलाहाबाद के नाम से हम जानते थे। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में होती है। और यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही स्थापित होता है। लॉर्ड डफरिन के पदमुक्त होने के बाद 9वें क्रम पे लॉर्ड लैंसडाउन हमारे भारत में वायसराय बनकर के आते हैं। 1888 यानी 1888 से इनका कार्यकाल प्रारंभ होता है। 1894 1894 तक यह भारत में वायसराय बनकर के काम करते हैं। और लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल के दौरान आईसीए यानी इंडियन काउंसिल एक्ट, जो कि 1892 में भारत में पास होता है, इंपोज होता है। और इस आईसीए इंडियन काउंसिल एक्ट के आने के बाद डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्टोरेट यानी निर्वाचन का सिद्धांत भारत में अपनाया जाता है। इस निर्वाचन का सिद्धांत को अपनाने वाले वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन ही थे। और साथ ही साथ सेकेंड फैक्ट्री एक्ट 1891 में पुनः फैक्ट्री अधिनियम आता है। और यह जो दूसरा फैक्ट्री अधिनियम जो 1891 में पास होता है, यह फैक्ट्री अधिनियम महिलाओं की दशा को, महिलाओं की दिशा को, जो फैक्ट्रियों में काम करती थी, उन महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए लाया गया। यानी सेकेंड फैक्ट्री एक्ट 1891 के इंपोज होने के बाद अब महिलाओं के काम के जो घंटे होते थे, वर्किंग आवर्स थे, वो लिमिट कर दिए गए, ताकि अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक महिलाएं फैक्ट्री में काम न कर पाएं। 10वें क्रम पे यानी लॉर्ड लैंसडाउन के बाद लॉर्ड एल्गिन सेकेंड भारत के वायसराय बनते हैं, जिनका कार्यकाल 1894 से प्रारंभ होता है। 1899 तक यानी 1899 तक एल्गिन सेकेंड भारत में वायसराय बने रहते हैं। और एल्गिन के कार्यकाल के दौरान प्लेग इन बॉम्बे में एक महामारी प्लेग आता है। इंडियन एजुकेशनल सोसाइटी 1897 में इंडियन यानी भारतीय शिक्षा समाज इंडियन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना होती है। और साथ ही साथ रामकृष्ण मिशन, जो कि वेल्लूर मठ पे स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया, यह स्थापना भी लॉर्ड एल्गिन के शासनकाल में ही होती है। अगले क्रम में यानी 11वें वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के वायसराय बनते हैं। कर्जन 1899 में भारत आते हैं। 1905 तक कर्जन का शासनकाल रहता है। और लॉर्ड कर्जन को भारतीय समाज का सबसे अलोकप्रिय वायसराय के रूप में जाना जाता है। और कर्जन के शासनकाल में
इरिगेशन डिपार्टमेंट यानी एक सिंचाई विभाग की स्थापना होती है। सिंचाई विभाग के साथ साथ पुलिस को और ज्यादा मजबूत करने के लिए CID क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की भी व्यवस्था कर्जन करता है। साथ ही साथ कोऑपरेटिव सहकारी समितियों का सूत्रपात भी होता है और पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी बंगाल का विभाजन कर्जन के कृत्यों का सबसे लोकप्रिय कृत्य है। यानी बंगाल का विभाजन हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ब्रेकआउट करने के लिए, तोड़ने के लिए कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। यानी एक बंगाल जिसमें हिंदू और मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब के साथ रहते थे, उस एकता को खंडित किया गया पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल के रूप में, और उस बंगाल का विभाजन का जन्मदाता कर्जन को माना जाता है। कर्जन के बाद 12वें क्रम पे लॉर्ड मिंटो सेकंड भारत में वायसराय बनते हैं। 1905 में मिंटो का कार्यकाल शुरू होता है। 1910 तक मिंटो भारत में वायसराय रहते हैं और मिंटो के शासनकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका में 1906 में। और साथ ही साथ पार्टीशन इन कांग्रेस एट सूरत कॉन्फ्रेंस, सूरत में कांग्रेस का सम्मेलन होता है और उस सूरत कॉन्फ्रेंस से पार्टीशन यानी कांग्रेस दो गोल में यानी दो गुटों में विभक्त होती है, एक एक्सट्रीमिस्ट और दूसरे मॉडरेट्स, और ये विभाजन मिंटो के ही शासनकाल में होता है। 13वें नंबर पे भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड बनकर के आते हैं। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड का कार्यकाल 1910 से प्रारंभ होता है। 1916 तक यानी 1916 तक भारत में अंग्रेजों के वायसराय बने रहते हैं और लॉर्ड हार्डिंग्स के ही शासनकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। यानी जॉर्ज पंचम यूरोप से, इंग्लैंड से भारत में आए थे, उनके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। और यही दिल्ली दरबार, यही 1911 वो दौर था जब कलकत्ता से दिल्ली हमारी राजधानी को ट्रांसफर किया गया था। यानी 1911 से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। 1911 में जॉर्ज पंचम इंग्लैंड से भारत आते हैं। उनके स्वागत के लिए लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली में दिल्ली दरबार आयोजित करते हैं और उसी दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हो जाती है। एजुकेशनल रिफॉर्म, हार्डिंग्स के जमाने में शैक्षणिक सुधार भी किए गए। शैक्षणिक सुधार के साथ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यानी विश्व युद्ध, जो कि पहला विश्व युद्ध जो 1914 से प्रारंभ हुआ था 1918 में समाप्त हुआ, विश्व युद्ध को भी लेकर के आपका यह चैनल विश्व युद्ध की बायोग्राफी को प्रसारित करेगा। और यह वर्ल्ड वॉर जिस समय छिड़ा था उस समय भारत में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स ही थे। तो ये वायसराय से रिलेटेड अनेकों सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड वॉर के साथ ही साथ BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि महामना मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित किया गया, 1916 में BHU की स्थापना हुई और BHU के स्थापना के समय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ही हमारे वायसराय थे। अगले क्रम में यानी 14वें नंबर पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत में वायसराय बनते हैं। चेम्सफोर्ड का शासनकाल 1916 से शुरू होता है। 1921 तक चेम्सफोर्ड भारत में वायसराय के पद पर बने रहते हैं और चेम्सफोर्ड के शासनकाल के दौरान ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना होती है। साथ ही साथ रॉलेट एक्ट, जिसे ब्लैक एक्ट के नाम से जाना जाता है, 1919 में यह लागू होता है। जलियांवाला बाग का नरसंहार भी इन्हीं के शासनकाल में होता है। और साथ ही साथ महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया एक अखिल भारतीय आंदोलन, जिसको खिलाफत और असहयोग आंदोलन के नाम से हम जानते हैं, यह आंदोलन भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही प्रारंभ होता है। 15वें नंबर पे लॉर्ड रीडिंग हमारे भारत में वायसराय बनते हैं। लॉर्ड रीडिंग, जो कि 1921 से इनका कार्यकाल प्रारंभ होता है, 1926 तक ये अपने पद पे बने रहते हैं। और लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में मोपला रिवोल्ट यानी आदिवासियों के द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में विद्रोह होना प्रारंभ होता है। साथ ही साथ कॉमन सिविल एग्जाम्स, समरूप प्रशासनिक परीक्षाओं की व्यवस्था भारत के साथ साथ इंग्लैंड में भी सामूहिक रूप से शुरू होता है। और साथ ही साथ काकोरी कंस्पिरेंसी, काकोरी षड्यंत्र, जिसका जिक्र यह चैनल करेगा आगामी अपने वीडियोस में, यह काकोरी षड्यंत्र भी, ठाकुर रोशन सिंह की घटना भी इन्हीं के शासनकाल यानी लॉर्ड रीडिंग के ही शासनकाल में होती है। लॉर्ड रीडिंग 1926 तक भारत के वायसराय बनते हैं। वायसराय के क्रम में 16वें नंबर पे यानी रीडिंग के बाद 16वें नंबर पे भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन बन करके आते हैं।
लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 तक होता है, यानी 1926 टू 1931। और इरविन के ही शासनकाल में नेवल एक्ट यानी भारतीय जल सेना अधिनियम भी लागू किया गया था। और साथ ही साथ साइमन कमीशन, भारत की जो अकाल समस्याएं थी, भारत का जो कृषिगत पिछड़ापन था, उनका सर्वेक्षण करने के लिए एक आयोग भारत में आया जिसका नाम साइमन कमीशन था। हालांकि साइमन कमीशन का बहिष्कार भी हम भारतीयों ने किया था और ये साइमन कमीशन भी इरविन के शासनकाल में ही आया था। और साथ ही साथ आरटीसी यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन की शुरुआत भी लॉर्ड इरविन के ही शासनकाल में हुई थी, जिसमें महात्मा गांधी हमारे जनप्रतिनिधि बनकर के इंग्लैंड में गए थे। इरविन के पदमुक्त होने के बाद लॉर्ड विलिंगडन हमारे भारत के वायसराय बनते हैं। विलिंगडन का शासन 1931 से शुरू होता है, 1936 तक भारत के वायसराय के पद पर विलिंगडन बने रहते हैं। और विलिंगडन के शासनकाल में कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचाट हमारे भारत में आरोपित होता है। यह सांप्रदायिक पंचाट एक प्रकार से भारतीय समाज को खंडित करने के लिए आया था, यानी पिछड़े लोगों को, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था यह कम्युनल अवार्ड करता था। हालांकि इस कम्युनल अवार्ड का विरोध भी गांधी जी ने किया था। इसी कम्युनल अवार्ड के तुरंत बाद पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। इसका वृतांत आपका यह चैनल पूर्व में यानी लेटर इंडिपेंडेंस एरा वाले एपिसोड में कर चुका है। विलिंगडन के ही जमाने में आईएमई यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में स्थापित है, यह आईएमए की स्थापना भी विलिंगडन के शासनकाल में ही हुई थी। और विलिंगडन के जाने के बाद लॉर्ड लिनलिथगो हमारे भारत में वायसराय बनते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 में आते हैं, 1944 तक भारत में वायसराय के पद पर काबिज रहते हैं। और लिनलिथगो के यदि घटनाओं पर जिक्र किया जाए तो जनरल इलेक्शन यानी भारत में पहली बार आम चुनाव जो कि 1936-37 में हुआ था, वह आम चुनाव भी लिनलिथगो के ही शासनकाल में होता है। साथ ही साथ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है, आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है। तमाम प्रकार के आंदोलन जो कि सेपरेट मूवमेंट थे, वह आंदोलनों की शुरुआत भी लिनलिथगो के ही शासनकाल में प्रारंभ होता है। लिनलिथगो के बाद लॉर्ड वेवेल भारत में वायसराय बनते हैं। वेवेल 1944 से इनका कार्यकाल शुरू होता है, 1947 तक ये हमारे भारत में वायसराय रहते हैं। और वेवेल प्लान भी वेवेल के द्वारा लाया गया था। शिमला समझौता भी वेवेल के कार्यकाल में हुआ था। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी हमारे संविधान सभा का गठन भी वेवेल के ही कार्यकाल में हुआ था। और संविधान सभा के गठन के बाद इंटरिम गवर्नमेंट बनी। हमारे देश में अंतरिम सरकार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी थी। और वह इंटरिम गवर्नमेंट भी वेवेल के ही शासनकाल में, इनके कार्यकाल में बना था। और वेवेल हमारे भारत में ब्रिटिश इंडिया में अंतिम वायसराय थे। और अंतिम वायसराय इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेवेल के जाने के बाद माउंटबेटन आते हैं। चूंकि इंग्लैंड का जो गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो बदलती है। और एटली जो कि प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद एक अधिकारी हमारे भारत में आता है जिसका नाम लॉर्ड माउंटबेटन होता है। मैंने इनके सामने स्टार भी लगाया है, ये एक पैरामाउंट नेम है। और लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 तक भारत में रहते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन के आने के बाद भारत और पाकिस्तान यानी माउंटबेटन प्लान इंट्रोड्यूस होता है, जो कि भारत और पाकिस्तान दो पृथक राष्ट्र के रूप में बनते हैं। यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य विभाजन भी माउंटबेटन योजना का ही एक हिस्सा था। रेडक्लिफ लाइन यानी भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ लाइन के द्वारा होता है। और यह रेडक्लिफ लाइन भी माउंटबेटन के शासनकाल में ही खींची गई। और साथ ही साथ इंडिपेंडेंस, भारत का स्वतंत्रता दिवस जैसा कि हम सभी जानते हैं 15 अगस्त, और पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त। यह दोनों देश स्वतंत्र रूप से एक मुल्क बनते हैं और कार्यकाल माउंटबेटन का ही होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि माउंटबेटन फ्री इंडिया के ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। दो सवाल आते हैं हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में, यानी स्वतंत्र भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो 1947 से 1948 तक भारत में रहे। भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन को उन्होंने सही करने का काम किया, भारत को बांटने का काम किया।
शुरुआती यानी इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारी समस्याएं थी, उन समस्याओं पे जो पॉलिसी बनी, उस पॉलिसी में भी माउंटबेटन का हाथ था। और एक नाम और आता है सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कि 1948 से 1950 तक भारत में स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं। यानी दो सवाल मैंने शुरुआत में पीछे जिक्र किया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन होता है और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी होते हैं। हालांकि राजगोपालाचारी जी का कार्यकाल 1950 में स्वतः समाप्त हो जाता है, जब हमारा देश खुद का संविधान बना लेता है, यानी भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं और राष्ट्रपति बनने के बाद यह राजगोपालाचारी का जो पद था गवर्नर जनरल, यह पद समाप्त कर दिया गया। तो ये था वायसराय की सूची, यानी ताज का शासन 1858 से लेकर के 1947 तक एलिजाबेथ के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो हमारे ऊपर शासन किया गया, उस शासन को अंजाम देने वाले जो अधिकारी थे वही ये वायसराय की लिस्ट थी। इन कौन कौन से वायसराय किस किस समय में रहे, उनके शासन काल में, उनके कार्यकाल के दौरान कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई, क्योंकि ये सारी विषय वस्तु से जुड़ी घटनाएं सवाल का रूप लेकर के आप सभी के सामने प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। साथ ही साथ यह एक आधुनिक इतिहास का हिस्सा था जो कि हम सभी भारतीयों को जानना बेहद जरूरी है। तो ये हमारा वायसराय का संक्षिप्त वीडियो था। आगे हम अन्य विषय वस्तुओं के साथ आप सभी से रूबरू होते रहेंगे। आपका यह चैनल संविधान से जुड़े क्लास भी वीडियो भी शुरू कर चुका है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।